हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो किसी न किसी लीगल टॉपिक के ऊपर होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 9 जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है दाम्पत्य संबंधों को प्रत्यास्थापित करने के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए। तो आज हम उसकी ही बात करेंगे, इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि 2 कदम अगर चलना है तो साथ चलिए। छोटी सी जिंदगी है और विवाह जैसा पवित्र संस्कार क्या रखा है छोटी मोटी लड़ाइयों को लेकर अलग रहने में। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट उस पार्टी को यह अधिकार देता है जो कि अपने पार्टनर के द्वारा बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी तर्कसंगत कारण के अलग रहने पर मजबूर कर दी गई है। दाम्पत्य जीवन में 2 लोग होते हैं तो आपको पता होगा, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। तो पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी अगर अपने पार्टनर से बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अगर अलग रह रहा है, उसकी कंपनी से, उसकी सोसाइटी से अगर उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, तो वहां पर वो पार्टी जो अग्रीव्ड है, दूसरी पार्टी जिसका कि परित्याग किया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है अपने संबंधों को वापस से स्थापित करने के लिए। और वहां पर कोर्ट को ये पावर है कि वो पिटिशन में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं उसकी ट्रुथफुलनेस को जांचने के बाद, परखने के बाद, और जो भी उसमें स्टेटमेंट्स हैं उसकी जेन्युइननेस जो है उसको टेस्ट करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, वो पार्टी जिसने की परित्याग किया है उसके अगेंस्ट वापस से संबंधों को स्थापित करने की डिग्री, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है उसकी डिग्री पास कर सकती है कि वो आकर अपने पार्टनर के साथ रहे। और यहाँ पर जहाँ पर कि रीजनेबल एक्सक्यूज की बात है, तो वो व्यक्ति जिसने कि अपने पार्टनर का परित्याग किया है और वो कहता है कि वो रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से, किसी रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से अपने पार्टनर से अलग रह रहा है, तो उस रीजनेबल एक्सक्यूज को प्रूव करने का जो बर्डन होगा वो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने कि अपने पार्टनर से दूरी बनाई है, जिसने कि अपने पार्टनर की सोसाइटी से खुद को विड्रॉ किया है। तो ये बर्डन उसके ऊपर होगा। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से अलग रह रहा है तो हस्बैंड ये प्रूव करेगा कि नहीं, उसके पास जेन्युइन कारण है। और अगर वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, देन वाइफ जो है वो ये प्रूव करेगी, बर्डन वाइफ के ऊपर होगा कि वो रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से अपने हस्बैंड से दूर रह रही है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 है वो उन्हीं पार्टनर्स के ऊपर लागू होगा, उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होगा जिनका कि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होता है, जिनका कि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों से कवर्ड है। सिर्फ वहां पर सेक्शन 9 जो है वो एप्लीकेबल होगा, वो लोग ही केवल सेक्शन 9 का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज ऑर्डर हो जाता है और दूसरा जो पार्टनर है, अगर वो वाइफ है, वाइफ को कहा जाता है कि वो आकर अपने हस्बैंड के साथ रहे, और अगर वाइफ आकर अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है तो वहां पर सिर्फ इस जो ऑर्डर होता है उसको एनफोर्स करवाने के लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है, वो ये है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर दिया जाएगा। रेस्ट इसके अलावा किसी भी तरीके के फोर्स का यूज उसके ऊपर नहीं होगा। किसी भी तरीके का पुलिस फोर्स या कोई भी फोर्स जो है वो उसके ऊपर इस्तेमाल करके उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने कॉन्जुगल हाउस में आकर रहे, अपने पति के साथ आकर रहे। वहां पर सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि बहुत समय से ये चीजें देखी जा रही हैं कि कानून जब भी बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि उसका उपयोग हो सही तरीके से, लेकिन लॉ का आजकल दुरुपयोग भी हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रकाश इस चीज के ऊपर। सेक्शन 9 का बहुत ज्यादा यूज हस्बैंड्स इसलिए भी करते हैं कि अगर वो वास्तविकता में उनके तरफ से किसी भी तरीके की प्रताड़ना है वाइफ के साथ, तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में वाइफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है, वहां पर वो बड़े आराम से सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, जिसका कि नोटिस भी कई बार नहीं जा पाता है। वो सिर्फ एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है जस्ट टू सेव देयर स्किन, ताकि जब भी कभी भविष्य में उनके ऊपर कोई केस हो, उनकी फैमिली के ऊपर केस हो, तो वो ये कह सकें कि हम तो रखना चाहते थे, सेक्शन 9 हमने फाइल किया हुआ है। या बहुत बार ऐसा भी होता है
कि अगर उन्हें डिवोर्स लेना है तो उन्होंने सेक्शन 9 फाइल किया, देन किसी तरीके से उसका एक्सपार्टी ऑर्डर वो ले लेते हैं, दूसरी पार्टी को पता भी नहीं होता। एंड सेम चीज वाइफ के साथ भी होती है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते एंड यू वांट अ प्रॉपर डिवोर्स, लेकिन आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, ना क्रूएल्टी का है, ना उसके अलावा जो भी सेक्शन 13 में ग्राउंड्स मेंशन है वो आपके पास नहीं है ग्राउंड्स, और आपको ग्राउंड क्रिएट करना है इस टाइप का ग्राउंड, लाइक बेसिकली क्रूएल्टी का, तो आप ये सोचते हैं कि अगर वो नहीं मेरे साथ रह रही देन इट्स अ काइंड ऑफ क्रूएल्टी, मैं तो रखना चाहता हूँ या मैं तो रहना चाहती हूँ बट हम नहीं रह पा रहे हैं साथ में। तो सेक्शन 9 एक सबसे इजी और सरल रास्ता होता है। आपने सेक्शन 9 मूव किया, उसमें ऑर्डर भी हो गया, दूसरी पार्टी को उसकी जानकारी कई बार नहीं हो पाती है, और चूंकि 90 डेज का पीरियड होता है उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऑर्डर्स होते हैं उसके लिए हाई कोर्ट में आप, फैमिली कोर्ट अगर वो कर रही है ऑर्डर, तो हाई कोर्ट में आप फर्स्ट अपील करेंगे, जो डिवीजन बेंच जाती है उसका टाइम एक्ट में तो 30 दिन दिया है, लेकिन 90 दिन तक यूपी में आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर सपोज करिए 90 दिन कंप्लीट हो गया और दूसरी पार्टी जो है वो ना ही आकर रह रही है, ना ही उसने ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज ही किया, तो वहां पर वो पार्टी जिसने की सेक्शन 9 के तहत पिटीशन मूव की है उसके लिए फिर एक बहुत आसान हो जाता है कि हम तो रखना चाहते थे, अब वो चूंकि रह नहीं रही हैं या वो हमारे साथ आकर रह नहीं रहे, तो अब तो हमें डिवोर्स चाहिए। तो उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है उस पार्टी को कि नहीं, कोर्ट को भी लगता है कि अरे नहीं, जब ये रहना ही नहीं चाहते, रहना ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर डिवोर्स पिटिशन जो है वो थोड़ा इजीली एंटरटेन हो जाती है, उसमें ऑर्डर हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर थॉट भी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव की जाती है और उसमें बहुत सारे रीजंस लिखे जाते हैं, और चूंकि कोर्ट को इसीलिए ये पावर दी गई है कि कोर्ट उसकी जेन्युइननेस को टेस्ट करे, पहले ट्रस्टवर्दीनेस को, ट्रुथफुलनेस को टेस्ट करे, एग्जामिन करे, एंड देन ओनली कोर्ट कैन पास द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस सेक्शन के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सावधान रहिए। अगर आप में से कुछ भी ऐसे लोग हैं जिनके की पति या पत्नी बिना किसी रीजनेबल कॉज के अलग रह रहे हैं, और या ऐसी पत्नियां जिनके साथ की प्रताड़ना हो रही है और उन्हें पता भी नहीं चल पाएगा, सेक्शन 9 मूव होगा और फिर बाद में जब कभी आप केस करते हैं तो वहां पर आपके हस्बैंड के लिए ये चीज थोड़ी ईजी हो जाती है, कहना कि हम रखना चाहते थे बट ये ही नहीं रह रही हैं, और अब चूंकि प्रेशर क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये केस किया है। तो बहुत बार ऐसा होता है 498A के केसेस जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन वहां पर वो केसेस जो है वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, क्योंकि आफ्टर थॉट सेक्शन 9 का पिटिशन जो है वो फाइल किया जा चुका है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। मैं लेना चाहूंगी आपसे अनुमति और एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए आप। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर मैसेज का रिप्लाई करूँ, जितने भी कमेंट्स हैं उसका मैं रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियोज़ to motivate me and obviously शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर।